गुड मॉर्निंग एवरीवन, नाउ अगेन आई एम हियर। कैसे हैं सभी बच्चे? अच्छे हैं? यस, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और हमेशा यही उम्मीद करते हैं कि हमारे घर पर बैठे हुए सारे बच्चे स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमेशा हमारे साथ अपनी इन क्लासेस को एंजॉय करते रहें। तो हम भी बहुत बढ़िया हैं। वर्षा ऋतु का मौसम चल रहा है और हमने वर्षा ऋतु से संबंधित एक नया वाला पाठ पढ़ना शुरू किया था, याद कीजिए, है ना। और हमने बताया भी था कि कैसे हम अपनी क्रिएटिविटी से अपने किसी भी मौसम को एंजॉयफुल बना सकते हैं, आनंदवर्धक बना सकते हैं और उसमें से कुछ न कुछ नया ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, है ना। हमने अपनी कविता जो है आओ बच्चों नाव चलाएं वो शुरू की थी और हमने कहा भी था कि सभी बच्चे जो हैं वो क्या करेंगे, अपनी छोटी छोटी सी नाव बनाएंगे और उसको चलाकर हमें बताएंगे कि उन्होंने वो सुंदर सी नाव कैसे बनाई है ना। हमने आपको अपनी पिछली कक्षा में ये भी बताया था कि कैसे जो है हमारा ऋतु चक्र चलता है और ऋतु चक्र जब चलता है तो हमारा मौसम जो है वो परिवर्तन होता है। क्योंकि मौसम परिवर्तन के लिए ऋतु चक्र का सही क्रम में होना आवश्यक होता है। फिर हमने इस पाठ से रिलेटेड 2 पैराग्राफ पढ़ लिए थे, तो इसी कविता को हम आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि कविता कैसी होती है वो हमारे सभी बच्चे अभी तक जान चुके हैं। हम अपने हिंदी भाषा की अलग अलग विधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो आज फिर से हम इस कविता को आगे बढ़ाने से पहले इसके पिछले वाले 2 पैराग्राफ आपको फिर से पढ़ के सुना रहे हैं। मैंने कहा भी था कि सभी बच्चे उन 2 पैराग्राफ को लर्न करेंगे और पढ़कर और याद करके हमें बताएंगे, है ना। तो आज हम इसे थोड़ा सा पीछे से शुरू करते हैं। आओ बच्चों नाव चलाएं, उछले कूदे धूम मचाएं, वर्षा आई पहली बार, वर्षा आई पहली बार, पहले गर्मी थी बेजार, बेजार मतलब बेसहारा थी, उसका कोई नहीं था, है ना। जिसका कोई नहीं होता है, जो बिल्कुल त्रस्त होता है, परेशान हो जाता है अकेलेपन से, उसे भी हम बेजार कहते हैं। पहले गर्मी थी बेजार, भैया जी से मांग के कागज, क्या करना है, सबके पास कागज नहीं था तो हमने क्या करा था, थोड़ा सा लिखने वाले भैया जियों से मांग लिया था। भैया जी से मांग के कागज हम सब उसकी नाव बनाएं, उछले कूदे धूम मचाएं, आओ बच्चों नाव चलाएं। लू वर्षा से डरी हुई थी, जो गर्मी की गर्म हवाएं थी, वो जो तेज रोशनी थी, वो क्या थी, वर्षा से डरी हुई थी और धरती ठंडी से भरी हुई थी। ये जो धरती है वो बहुत ठंडक से भरी हुई है, बस समय समय पर ये हमें दिखाती है और जब तेज रोशनी होती है तब हमें वही धरती गर्म लगती है। लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु के बाद फिर शीत ऋतु आती है तो वो ठंडक हमें बाहर महसूस होने लगती है। ताल तलैया में पानी है, ताल तलैया मतलब वो जो छोटे छोटे से गड्ढे होते हैं और बड़े बड़े तालाब होते हैं। ताल तलैया में पानी है, बच्चों की अब मनमानी है। हम सब जो कभी न कभी बच्चे रहे और अभी जो बच्चे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, मन की मानी हुई अपनी मर्जी कर रहे हैं। कीचड़ पानी से सारा जो आपके आसपास का वातावरण है वो कैसा है, पूरा सन गया है। कहीं पर बहुत ज़्यादा पानी है, जहाँ पानी थोड़ा कम हो गया है और थोड़ी सी मिट्टी फर्क आ गई, वो अब कीचड़ बन गई है ना। तो मिट्टी पानी से कीचड़ बन, बीज उगाए जंगल उपवन। सामान्यतः सड़कों पर तो पानी बहकर चला जाता है, लेकिन जहाँ जहाँ मिट्टी है, खेतों में, जंगलों में, वहाँ की मिट्टी क्या हो गई है, पानी से गीली हो गई है और वो कीचड़ में परिवर्तित हो गई है। अब चूँकि वहाँ मिट्टी और पानी दोनों चीज़ें हैं, तो वो जंगल में जो बीज पड़े हुए थे, जो बगीचे में बीज पड़े हुए थे या हमने डाले थे, वो अब कैसे बन गए हैं, उगने लगे हैं।
ठीक है, अब इसके आगे का हम अपनी पुस्तक में पाठ पढ़ते हैं। देखिए बेटा, ये कितना उछल कूद कर रहे हैं, सब बच्चे आराम से धूम मचा रहे हैं। आप लोग भी ऐसे करते हो ना, छप छप करते रहते हो। मेघ गीत, लाल रंग से एक शब्द लिखा है मेघ, मेघ गीत सब मिलकर गाएं, आओ बच्चों नाव चलाएं। मेघ गीत का मतलब होता है, मेघ यानी बादल और गीत मतलब गाना, तो बादलों का गीत, जो गीत हमारे बादल गाते हैं। ऐसा नहीं है कि वर्षा ऋतु को देखकर सिर्फ हम खुश होते हैं, ये प्रकृति भी अपने आप में कहीं न कहीं एक दूसरे से बातें करती है। तो मेघ जो है वो क्या करते हैं, खुशी के गीत गाते हैं। और उनकी गीत की आवाज़ हमें कैसे सुनाई देती है? अभी जब पानी गिरे, शांति से बाहर बैठना, छोटी छोटी बूंदें जब टप टप करके गिरती हैं, वही बूंद जब तेजी से गिरती है तो उसके गिरने की जो गति होती है बेटा, उससे हमारे आसपास प्रकृति में एक अलग तरह का म्यूजिक, आवाज़, ध्वनि पैदा होती है। अगर आप उसको कंटिन्यूसली लगातार सुनते हैं तो ऐसा लगेगा कि कोई गीत बज रहा है, क्योंकि हर आवाज़ में एक ध्वनि होती है। दो चीज़ें टकराती हैं, ध्वनि पैदा हुई। वही चीज़ जब बार बार टकराती है, ध्वनि पैदा होती है, लेकिन उसमें से कोई ना कोई सा स्वर हमें सुनाई देता है। हम लोग कहते हैं ना छप छप, वो छप छप आपने शब्द कैसे इस्तेमाल किया? टप टप, ये शब्द आपने कैसे इस्तेमाल किया? यानी कि आप जिन वर्णों को जानते हैं, आपको अगर वैसा ही वाला उच्चारण सुनाई दे रहा है, चाहे वो वस्तुओं के टकराने से हो, तब भी उसे हम एक नाम तो देते हैं। तो यहाँ पर मेघों के बरसने से जो ध्वनि हमें सुनाई दे रही है वो उनका गीत होता है। तो आओ हम सब मिलकर भी क्या करें, इस वर्षा ऋतु से संबंधित कोई गीत गाएं। बादल ऊपर से गा रहे हैं, हम लोग उसे नीचे स्वर दे देंगे। ठीक है, अब इसका अगला वाला देखिए, हम पढ़ते हैं। वर्षा है रानी कहलाती, वर्षा रानी कहलाती है। कैसे? झम 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 करके आती है। वर्षा ऋतु जो है वो सभी ऋतुओं की रानी होती है ना? रानी क्यों होती है? जैसे फलों में राजा होता है या आपकी धरती पे कोई राजा होता है, वैसे ही वर्षा ऋतु को सभी ऋतुओं की रानी कहा जाता है। इसलिए क्योंकि जितना इंतज़ार, जितने नखरे, जितना श्रृंगार एक रानी का होता है ना, उतना ही श्रृंगार, उतना ही इंतज़ार, उतनी ही सुंदरता वर्षा ऋतु के आने पर होती है। अब वर्षा ऋतु जब आती है तब देखिए पूरी प्रकृति हरी हो जाती है, खिल जाती है, हर जगह सिर्फ अच्छा अच्छा दिखाई देता है। प्रकृति अपने एक नए रंग में होती है, ऐसा लगता है किसी ने उसको सजा दिया है। स्त्रियां सभी होती हैं, लेकिन सबसे सुंदर जो होती है उसे हम रानी का खिताब देते हैं। ऐसे ही ऋतुएं सभी आती हैं, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, लेकिन हर ऋतु में कुछ न कुछ खालीपन सा लगता है। शीत ऋतु आती है तो जो होते हैं पत्ते वो झड़ने लग जाते हैं, फिर कुछ हिम जम जाता है, सब घरों में दुबक जाते हैं, सारे पुष्प एक साथ नहीं खिलते हैं। ग्रीष्म ऋतु में तो सब जगह बिल्कुल खालीपन हो जाता है, सारे पेड़ सूख जाते हैं, वीराना दिखने लग जाता है, आँखों को कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता है। लेकिन वर्षा ऋतु जब आती है तब क्या होता है, सारे वृक्ष पत्तों से लद जाते हैं, फल फूल उनमें भर जाते हैं, सब अपने बिल्कुल रियल कलर में, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, ग्रीन के भी अलग अलग शेड हमें दिखाई देने लगते हैं। किन्हीं पौधों पर लाल फूल हैं, कहीं पर सफ़ेद हैं, कहीं पर पीले हैं, कहीं पर गुलाबी, कहीं पर बैंगनी रंग के, क्योंकि वर्षा ऋतु में लगभग सभी पौधे जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, उनको पानी मिल रहा है, उनको जैसी हवा चाहिए वो मिल रही है। तो सभी जो पौधे या प्रकृति की हर चीज़, नदियों में पानी भर जाता है, कल कल करके बह रही हैं, समंदर का पानी उछाल मार रहा है, धरती पूरी धुल जाती है, सड़कें भी जो हमारी बनाई हुई चीज़ें ना वो भी बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लगती हैं। यानी हर तरफ साफ सफाई और सुंदरता होती है।
और इतना सब कुछ कहाँ होता है, किसी रानी की ही उसमें दिखाई देता है। इसलिए भी वर्षा ऋतु को क्या कहा जाता है, ऋतुओं की रानी कहा जाता है। अब होता क्या है बेटा कि झम 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 करके आती, नाच रहे कृषक। कृषक यानी देखिए एक ऐसा शब्द लिखा हुआ वहां पर, कृषक। क में री की मात्रा है, श और क। कृषक का मतलब होता है किसान। किसान देखें आपने, वो जो खेतों में अनाज उगाते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सभी के लिए। क्योंकि अगर कृषक अनाज नहीं उगाएगा तो आपको और हमें खाने के लिए कहाँ से अनाज मिलेगा, है ना। हम कई बार काम करते हैं, हम भी जॉब करते हैं, लेकिन फिर भी उसकी एक लिमिट होती है। कई बार हम सिर्फ अपने लिए काम करते हैं, अपने सुख के लिए। 2 घंटे काम करते हैं, उसकी सैलरी हमें मिलती है, 4 घंटे करते हैं, उसकी सैलरी हमें मिलती है ना। और यदि एक्स्ट्रा वर्क करते हैं तो उसकी भी हमें एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। कई बार हम मना कर देते, नहीं बस इतने घंटे में मेरा काम हो गया, मैं और क्यों करूं। लेकिन किसान एक ऐसा व्यक्ति बेटा जो साल के 12 महीने काम करता है और उसकी खुद की आवश्यकता तो बहुत कम होती है, 2 बोरी अनाज में उसका साल निकल सकता है, लेकिन वह पूरे साल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काम करता है, अन्य लोगों के लिए। एक मनुष्य के जीवन की जो मूल आवश्यकताएं हैं वो बहुत कम होती हैं। उसे अनाज चाहिए, मतलब खाना चाहिए, पानी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा रहने के लिए घर चाहिए, है ना। और किसान के पास वो सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साधन होते हैं। थोड़ा सा कपास उगा लेगा, अपने वस्त्र बना लेगा, अनाज उगा लेगा, उसके खाने के लिए हो जाता है। उसके खेत में जो जानवर होते हैं वो चर लेते हैं, उसको दूध घी सब मिल जाता है। इससे ज़्यादा की तो मनुष्य को ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर वो 12 महीने इतनी कड़ी मेहनत क्यों करता है, यहाँ से वहाँ तक पूरे खेत में अनाज क्यों उगाता है, ताकि वो दूसरों की भी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। नाच रहे कृषक अपने घर में, वर्षा आई भागा भूख डर। भूख डर 2 शब्द एक साथ लिखे हुए हैं, भूख डर। ये जो बीच में चिन्ह दिया गया है इसे हम लोग योजक चिन्ह कहते हैं। कौन सा चिन्ह कहते हैं, योजक चिन्ह। कई बार ये चिन्ह एक कारक के स्थान पर भी लगाया जाता है। वैसे तो योजक चिन्ह जो होता है वो समान शब्दों में या समान तुकान शब्दों में लगाया जाता है, किंतु कई स्थानों पर यह शब्द जो होता है वो का, की जैसे कारक के स्थान पर भी प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था मेघ गीत, मेघ का गीत, बादलों का गीत। तो योजक चिन्ह शब्दों में से कारक को हटाकर उसे शॉर्ट करने के लिए भी होता है। यहाँ पर भूख डर का मतलब है भूख का डर, है ना। इस दुनिया में होने वाले या लगने वाले डरों में सबसे ज़्यादा जो भयानक डर होता है ना बेटा, वो होता है भूख का। एक बार आपके सामने शेर आ जाएगा ना तो आप 2 मिनट के लिए डरोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, शेर मुझे खा जाएगा, यही होगा। लेकिन भूख का डर सबसे भयानक होता है। जब हमें इस डर का एहसास होता है ना कि अब मुझे खाना नहीं मिलेगा, मुझे भूखा रहना पड़ेगा, वो डर सबसे खराब होता है। अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन कितने दिन तक मुझे भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि ये अनिश्चित होता है। तो ये डर तब तक खत्म नहीं होता है जब तक कि हमारे पेट में भोजन नहीं पहुंच जाता है। भूख का डर। नाच रहे कृषक अपने घर, वर्षा आई भागा भूख डर। जैसे वर्षा ऋतु आती है और झमझम करके पानी गिरता है, झमाझम लगत जब पानी गिरता है ना, तो उस पानी को देखकर इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा खुशी होती है तो वो होता है किसान। क्यों? क्योंकि आपके दुनिया में होने वाले जितने भी कार्य हैं, है ना, वो बिना बारिश के भी पूरे हो सकते हैं। बारिश के नहीं आने से आपकी जॉब नहीं जाएगी, लेकिन
किसान एक ऐसा व्यक्ति बेटा जिसकी आजीविका, जिसकी रोजी रोटी, जिसका पूरा जीवन, जिसका पूरा साल, जिसके मन की सारी इच्छाएं सिर्फ और सिर्फ वर्षा ऋतु पर डिपेंड करती हैं। क्यों? अगर वर्षा ऋतु नहीं आती है, पानी नहीं गिरता है, तो उसके खेतों में पानी नहीं पहुंचेगा तो उसकी फसल कैसे पैदा होगी। वो चाहे जितना पानी अगर चाहे तो कुएं में से खींच भी ले, लेकिन आप भी जानते हैं खेत लंबा चौड़ा होता है, उसमें बहुत सारा अनाज बोया जाता है, और चूंकि पानी धरती से ही हमें मिलता है ना, जो कुएं में पानी आता है, ट्यूबवेल में पानी आता है, वो अगर ख़त्म हो गया, चूंकि किसी भी अनाज को बोने से लेकर बड़ा होने तक, मतलब जबकि वो पूरी फसल नहीं बन जाती है, उसमें से पूरे अनाज के दाने नहीं निकल आते हैं, उसको 4 से 6 महीने, कभी मिनिमम 2 से 3 महीने कंटिन्यूअसली लगातार पानी की आवश्यकता होती है। मैम क्या हो गया, तो कुएं में से पानी खींचेंगे और दे देंगे? नहीं, फसलों को पानी चाहिए, नियमित चाहिए और एक निश्चित मात्रा में चाहिए होता है ना। अगर वर्षा ऋतु नहीं आएगी तो उस कुएं का पानी भी तो सूख जाएगा या खत्म हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे? नदियों से नहर बनाकर लाओगे अपने खेतों तक पानी? कितनी देर तक लाओगे? वर्षा ऋतु नहीं होगी तो नदी भी तो सूख जाएगी। तब फसलों को बराबर बड़े होते रहने के लिए उस जमीन में भी नमी बनाए रखना जरूरी होता है, और इसीलिए जब वर्षा ऋतु आती है तो सबसे ज़्यादा प्रसन्न होता है किसान, क्योंकि उसे पता है कि जो वर्षा ऋतु का पानी है वो धीरे धीरे झिरमिर करके आ रहा है, और वो पानी उसके पूरे खेत में एक समान रूप से गिरने वाला है, और धरती क्या करेगी? उस पानी को वहीं संचित कर लेगी। फिर जब वर्षा ऋतु नहीं होती है तब वो किसी अन्य साधन के द्वारा अपने खेत में पानी तो दे सकता है, लेकिन क्या होता है, फिर उसको पानी की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि वर्षा ऋतु के आने से वो जो पूरा खेत की ज़मीन होती है बेटा, वो अपने अंदर नमी जो है उसको बनाए रखती है। तो आप बाहर से यदि कम पानी भी उसमें देते हैं या सिंचाई में कम पानी भी डालते हैं, तब भी आपकी फसल जो होती है या जो आपने अंकुरण किया है या जो उसमें आपने बोया है बीज, वो धीरे धीरे ग्रो कर जाता है। तो वर्षा ऋतु को देखकर सबसे ज़्यादा प्रसन्न होने वाला किसान इस बात के लिए बहुत खुश होता है कि अब उसे भूखा नहीं रहना पड़ेगा। और ये जो भूख का डर होता है ना, वो उसके मन में सिर्फ अपने लिए नहीं होता है, वो डर उसका सभी के लिए होता है कि मेरे लिए तो पिछला अनाज रखा हुआ है, लेकिन वो जो लोग जो मुझसे अनाज खरीदते हैं, जिनकी क्षुधा, जिनकी पेट की अग्नि मेरे द्वारा बेचे गए अनाज से पूरी होती है, उन लोगों का क्या होगा? कई बार ऐसा होता है बेटा, जब वर्षा ऋतु नहीं होती है और देश में अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। अकाल यानी अनाज की कमी, अनाज का कम पैदा होना, और जितने लोग हैं या जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब का अनाज न होना, है ना। तो ऐसी स्थिति जब होती है तब सबसे ज़्यादा जो दुखी होता है वो इंसान होता है, किसान। इसलिए नहीं कि उसके पास नहीं है, उस समय अगर कहा जाए तो सबसे सुखी इंसान होना चाहिए उसने, लेकिन वो दुखी होता है दूसरे लोगों के लिए। उसके पास तो पर्याप्त अनाज है, क्योंकि किसान की एक आदत होती है बेटा, वो जब भी फसल आती है तो वो सबसे पहले अपने घर में लगने वाला अनाज निकाल लेता है, फिर उसको अगले साल बोने के लिए जितना अनाज चाहिए वो भी वो निकाल के रख लेता है, और फिर वो जो अनाज बचता है उस सब के बाद में उसको वो मार्केट में बेचता है, ताकि दूसरे लोगों की भी आवश्यकता की पूर्ति हो सके। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? नाच रहे कृषक अपने घर, वर्षा आई भागा भूख का डर, उमड़ घुमड़ कर काले बादल, उमड़ घुमड़ कर, उमड़ना और घुमड़ना। वर्षा ऋतु अभी चल रही है, कभी बाहर निकल कर देखिएगा, बहुत शांति से उन बादलों को आकाश की तरफ, वो एक साथ नहीं बरस जाते, रोज नहीं बरसते हैं, पानी इकट्ठा होता है जिन बादलों में, वो वर्षा आने के पहले उमड़ते हैं। उमड़ते मतलब एक जगह इकट्ठे होते हैं, तेज आवाज करते हैं, घुमड़ते हैं, बादल यहाँ से उड़कर वहाँ जा रहे हैं। एक ही बादल रोज वहाँ पर खड़े खड़े हमें पानी नहीं देता है, जो बादल पानी गिरा चुका है वो खाली हो जाता है और फिर वो हल्का होके
किसी और जगह चला जाता है, उसकी जगह फिर पानी से भरा हुआ एक भारी वाला बादल आ जाता है। यानी ये सारे बादल क्या होते हैं, वायुमंडल में घूमते रहते हैं और जहाँ जैसे ही उनका भारीपन बढ़ जाता है वो वहीं पर बरस पड़ते हैं। उमड़ घुमड़ कर काले बादल, काले बादल, बादल का भी कोई रंग होता है? हाँ होता है, क्योंकि जब वर्षा ऋतु नहीं होती तो आप आकाश में देखिए बेटा, सफ़ेद पूरा आपको दिखाई देता है और कई बार वो नीला रंग भी दिखाई देता है हल्का सा। जो बादल पानी से भरे हुए नहीं होते हैं वे हल्के सफ़ेद होते हैं, लेकिन जिन बादलों में बहुत सारा जल होता है वो कैसे हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ पानी नहीं है, क्योंकि पानी का रंग तो सफ़ेद है। हाँ, उसमें थोड़े से धूल के कण भी मिले होते हैं, है ना। जब वाष्प ऊपर जा रही है तो जो बीच में धूल के कण होते हैं वो भी उसमें इकट्ठे हो जाते हैं। और आपने कई बार देखा होगा, आप बाहर आकाश में देखते हैं, मम्मी आज पानी आएगा या नहीं, मम्मी क्या कहती है, देख कर आओ आकाश में काले बादल हैं या सफ़ेद बादल हैं। और जब आप कहते हैं मम्मी बादल थोड़े थोड़े से हैं, कुछ कुछ सफ़ेद हैं और कुछ काले भी हैं, हल्के भूरे भूरे रंग के भी दिख रहे हैं, है ना। तब मम्मी क्या कहती, जब ये बहुत ज़्यादा गहरे काले हो जाएंगे या भूरे से थोड़ा और गहरा रंग हो जाएगा तब समझ जाना कि अब पानी आने वाला है। तो बादल कैसे आए हैं, काले बादल, दौड़ दौड़ मीठा जल लाए। ये जो काले बादल आते हैं ये कैसा जल लाते हैं, मीठा जल लाते हैं। पर हमने तो कभी पानी को टेस्ट करके देखा ही नहीं, वर्षा के पानी को, कि वो मीठा होता है या तीखा होता है या खट्टा होता है। मीठा जल लाए। एक बात ध्यान रखिए बेटा, प्रकृति में हमें मिलने वाले जितने भी स्रोत हैं जहाँ से हमें जल मिलता है, उन सभी जल में से सबसे वाला जो प्योर शुद्ध पानी होता है वो होता है वर्षा का पानी। कौन सा होता है, वर्षा का पानी। क्यों? क्योंकि ये पानी सीधा कहाँ से आ रहा है, ऊपर बादलों में से आ रहा है। जब पहली वर्षा हो जाती है प्रकृति साफ हो जाती है, और जब निरंतर वर्षा होती है अर्थात आपके और बादलों के बीच का जो थोड़ी बहुत मिट्टी धूल कण भी उड़कर गए थे ना ऊपर, वो सारे भी कैसे हो जाते हैं, नीचे बैठ चुके होते हैं। और फिर वो जो पानी आपके हाथ में आता है या जो धरती पे गिरता है वो बिल्कुल कैसा होता है, शुद्ध स्वच्छ होता है। आप उस पानी को बाकायदा टेस्ट करके देखिए बेटा, उसका जो स्वाद होता है वो आप जो अभी पानी पी रहे होते हैं उससे बिल्कुल अलग होता है और हल्का सा मीठा होता है। क्यों? उसमें कोई गंदगी नहीं होती है, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है। वो बिल्कुल शुद्ध होने के कारण अपने स्वाद में भी कैसा होता है, हल्का सा मीठा होता है। और दूसरी चीज़, यही पानी जब नीचे ज़मीन पर आता है, नदियों में जाता है, आपने देखा भी होगा सुना भी होगा कि हम अपने पीने के लिए या तो नदियों का जल प्रयोग करते हैं, उसके बाद में दूसरा जल होता है कुएं से मिलने वाला या हैंडपम्प से जो आप लेते हैं या ट्यूबवेल से जो आप निकालते हैं, और तीसरा जल स्रोत जो है सबसे बड़ा वो होता है समंदर। लेकिन समंदर का पानी पीने लायक नहीं होता है। हर बच्चा जानता है कि वो खारा होता है, पानी तो उसमें भी है, तो फिर पीने लायक सिर्फ नदियों का ही जल बचा। और कई बार तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने उसको इतना प्रदूषित कर दिया है, क्योंकि वर्षा 12 महीने नहीं होती है, नदियों में पानी होता है और वो 12 महीने बहता ज़रूर रहता है, लेकिन हर जगह नदी का पानी हर समय पीने लायक नहीं बचा है। प्रकृति ने शुद्ध पानी गिराया था, नदियों ने भी शुद्ध पानी प्रवाहित किया था, लेकिन हमने उसको गंदा कर दिया है। अब नदी का पानी भी पीने योग्य नहीं बचा, उसको भी पीने के लायक बनाने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ता है, फिल्टर करना पड़ता है, आरओ में लगाना पड़ता है, या जहाँ से हमारे घर तक पानी पहुँच रहा है वहाँ पर भी उसका शुद्धिकरण होता है। तो सबसे प्यारा सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है, वर्षा का जल होता है। तो उन्होंने क्या कहा, उमड़ घुमड़ कर काले बादल दौड़ दौड़ मीठा जल लाए। वो वहाँ से हमारे लिए कैसा पानी ला रहे हैं, मीठा वाला पानी ला रहे हैं। उछले कूदे धूम मचाए, आओ बच्चों नाव चलाए। प्रकृति ने हमें ये जो इतना प्यारा सा ऋतु दिया है, और इस ऋतु के द्वारा हमें प्रकृति की सबसे कीमती चीज़ दी है, वो है जल।
तो इस जल का प्रयोग हम सहेजें और अच्छी तरह से करें और ऐसे करें ताकि हमें भविष्य में उसकी ज़रूरत जब भी पड़े तो उसकी कमी ना हो। लेकिन साथ ही हमें क्या करना है, उस ऋतु का आनंद भी लेना है। तो इस प्रकार हमने इस कविता के क्या सीखा है कि हमें प्रकृति के रंग में रंग जाना चाहिए और खुश होना चाहिए। बारिश का आनंद और कैसे लें, ये चीज़ भी हमने इस कविता से सीखी है। वर्षा आ रही है, वर्षा ऋतु का आनंद लेना है, हमें अपने तरीके से लेना है। आप चाहे नाव चलाएं, चाहे हेलीकॉप्टर उड़ाएं। हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकता, हवाई जहाज़ जिसे हम कहते हैं, क्योंकि वर्षा आएगी और आपका हवाई जहाज़ ऊपर उठ ही नहीं पाएगा। तो इसका आसान सा उपाय क्या है, हम अपना जहाज़ नीचे पानी में चला लेते हैं। जब पानी बंद होता है, जब हवा शुद्ध होती है, बहुत क्लियर होती है, तो हम अपने हवाई जहाज़ उड़ाते हैं, है ना। लेकिन बेटा अगर आपको खुश रहना है, क्योंकि हम इसी प्रकृति में, इसी वातावरण में रहते हैं और इस प्रकृति के ऋतु चक्र को हम अपने हिसाब से नहीं बदल सकते हैं, तो एक ही उपाय है, जो वातावरण, जो मौसम हमें प्रकृति दे रही है, हम उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुरूप अपने आप को बदल लें और उसको वैसे ही एंजॉय करें जैसे वो है ना। आप चाहो कि मैं वर्षा ऋतु को रोक दूं, नहीं रोक सकते हो। मैं इसको यहाँ पर रोककर इसकी जगह ग्रीष्म ऋतु लाऊं, नहीं ला सकते हो। तो बेटर क्या है, हमें जो एटमॉस्फेयर मिला है, जो वातावरण हमें मिला है, उसको हम एंजॉय करें। जैसा देश वैसा भेष, हम लोग अपना परिवर्तित कर लें, ठीक है। तो इसमें अब हम एक और कार्य करने वाले हैं। चूंकि हमने ये पाठ पढ़ा, अब इस पाठ से संबंधित हमने कुछ कठिन शब्द पिछली बार लिखे थे और आप सभी से कहा भी था कि सभी बच्चे उसे अपनी क्लास वर्क नोटबुक में लिखेंगे। और चूंकि आपका ये पाठ जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो मैं सभी बच्चों को सजेस्ट करूँगी कि आप अपना पाठ का जब लेखन कार्य आरंभ करें, आप सुंदर सुंदर वर्षा ऋतु का चित्र बना सकते हैं। आपकी पुस्तक में भी दिया गया है, देखिए बेटा, ये देखिए सुंदर सा, है ना, और बहुत ईजी भी है, सभी बच्चों को आनंद आएगा। ये देखिए किसान बड़ा खुश हो रहा है वर्षा ऋतु को देखकर, काले काले बादलों को देखकर, है ना। अब हम आपको इस पाठ से रिलेटेड कुछ होमवर्क या गृह कार्य दे रहे हैं, तो सभी बच्चे इस गृह कार्य को कहाँ पर करेंगे, बताइए कहाँ करेंगे, अपनी CW के होमवर्क वाले पोर्शन में करेंगे। और बहुत आसान सा कार्य है। पहली बात, मुझे आपसे एक प्रश्न करना है कि वैसे तो अब हमारा जो वर्षा ऋतु है वो कुछ समय बाद चला जाने वाला है, इसके बाद फिर अगले वाली ऋतु आएगी, है ना। तो पर्यावरण जो हमारा है, आप लोग देख रहे हैं धीरे धीरे प्रदूषित हो जा रहा है, और उसको प्रदूषित करने वाले लोग कौन है, हम ही लोग हैं। प्रकृति तो अपने आप को प्रदूषित नहीं करती है ना, वो अपने समय से आती है और अपना सारा कार्य बिल्कुल सही करती है। लेकिन ये मौसम चक्र जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, और आपने इसका उदाहरण देखा है, कहीं कहीं पर बहुत बारिश हो रही है। अभी केरल, बिहार तरफ अगर आपने पिछली न्यूज़ अगर देखी हो, पिछली खबरें समाचार की, तो वहाँ देखा होगा कहीं कहीं पर लगातार कितना पानी आ रहा है, गांव के गांव डूब गए हैं, लोगों के घर, खेत, पीछे सब डूब गए हैं। ऐसी स्थिति आ गई कि उनके पास कुछ खाने को ही नहीं बचा है। कितने लोगों को हेल्प पहुँचानी पड़ रही है, सरकारी मदद दी जा रही है, और कहीं कहीं पर लोग बीच पानी में फंस जा रहे हैं, बाढ़ आ जा रही है, पानी ओवरफ्लो हो गया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पहले जब मनुष्य नहीं था तब तो ऐसा नहीं होता था, यानी कि इसके पीछे कहीं ना कहीं हम लोग हैं। हमने नदियों पर बांध बना दिए, पानी रुकना शुरू हो गया। जब बहुत बारिश होती है तो क्या होता है, वो पानी एकदम से बहता है, अपने साथ में फिर वो उसके पास के लगे हुए गाँवों में घुस जाता है और हम कहते हैं कि बाढ़ आ गई। तो हमें क्या करना है, अपने इस मौसम चक्र को संतुलित रखने के लिए अपनी कुछ आदतों में परिवर्तन करना होगा। तो हमारा आपसे ये प्रश्न बनता है कि अगर आप हमारी जगह होंगे तो आप इस
इस मौसम चक्र को संतुलित बनाए रखने के लिए क्या करेंगे? कोई तो उपाय होगा ना हमारे पास। मौसम चक्र हमने आपको बताया था और एक बार पुनः हम आपको दिखाते हैं। देखिए पेज नंबर 37 पर आ जाइए। देखिए जल का चक्र। बारिश का जल धरती पर नदी, नाले, तालाब, समुद्र आदि में गिरता है। सीधी सी बात है। ये जल सूरज की गर्मी से, देखो सूर्य, उसकी गर्मी से ये देखो भाप बन के जाता है और आसमान में पहुंचकर फिर बादल का रूप ले लेता है ना? बादल का रूप ले लेता है और ये जो पूरी घटना होती है वो क्या कहलाती है? जल चक्र कहलाती है। देखिए ये आपका समंदर है ना? इसमें पानी है ये इस तरह से। ये यहाँ पर आपका सूर्य है। अब सूर्य की गर्मी से क्या होता है? ये यहाँ पर पहाड़ है या आप इसे जमीन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये नदियां बहकर आ रही हैं यहाँ से। अब ये जो आपका समुद्र है, यहाँ का पानी क्या होता है? सूर्य की गर्मी से ऐसे वाष्प बन के उड़ने लगता है। ये वाष्प बन के जब उड़ता है तो ये यहाँ पर क्या बन जाता है? बादल बन जाते हैं, है ना? फिर इन्हीं बादलों में से क्या होता है? जब ये बादल बहुत संघनित हो जाते हैं और इनका पानी फिर वर्षा ऋतु बन के वापस से जमीन पे गिरता है। ये इस तरह से ये नदियों में पानी गया वर्षा ऋतु का और ये नदियों के थ्रू पानी बह के वापस कहाँ आ गया? समंदर में आ गया। यानी कि ये वाला जो पानी का चक्र है वो चलता रहता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जल चक्र। वर्षा ऋतु का होना इसी जल चक्र पर निर्भर करता है। अगर जल का चक्र सही चल रहा है, नियमित चल रहा है, तो आपकी वर्षा ऋतु भी नियमित समय पर होती है। ठीक है, अब आपके लिए आज का वर्क हम यहाँ पर लिख रहे हैं। चूंकि पाठ हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन पाठ को पढ़ने के बाद में अगर उससे संबंधित कोई अभ्यास प्रश्न कर लिया जाता है तो वह पाठ बहुत अच्छे से हमें समझ में आ जाता है। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर हम गृह कार्य लिख रहे हैं। यह कार्य सभी बच्चे अपनी कॉपी में पीछे जो आपने होमवर्क पोर्शन बनाया है वहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, पहला गृह कार्य हम आपको दे रहे हैं। वर्षा ऋतु के जल को हम कैसे बचा सकते हैं? वर्षा के जल को बचाने के उपाय लिखो। उपाय लेने के तरीके। ठीक है, फिर बहुत सरल सा एक कार्य है जो हम लिख रहे हैं। अपने प्रिय मौसम के बारे में कुछ वाक्य, कुछ कितना लिखना पसंद करेंगे हम? चलिए कम से कम 5 वाक्य। ठीक है, 5 वाक्य लिखें। सभी लोग इस कार्य को ध्यान से देख लीजिए।
हम इस कार्य को एक बार पुनः दोहरा रहे हैं बेटा। पहला, जल चक्र के बारे में हमें 5 वाक्य लिखने हैं, मिनिमम और मैक्सिमम से 5 वाक्य। जल चक्र किसे कहते हैं, जल चक्र कैसे चलता है ना, इसके बारे में आपको थोड़ा सा लिखना है। दूसरा है वर्षा के जल को बचाने के उपाय, यानी कि वर्षा से हमें जो जल प्राप्त होता है उसे हम कैसे बचा सकते हैं, उसको कैसे इकट्ठा करके रख सकते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। आप चाहें तो नदी जो होती है उसके जल को कम यूज़ करके बचा सकते हैं, गहरे गड्ढे कर सकते हैं, कुओं को गहरा करके भी पानी को बचा सकते हैं। क्योंकि वर्षा तो साल में सिर्फ 2 ही महीने होती है और पानी की आवश्यकता तो हमें पूरा साल लगती है 12 महीनों तक। तो बाकी के 10 महीने हम अपनी पानी की ज़रूरत को कैसा पूरा करेंगे? सीधी सी बात है, चाहे तो आप अपनी छत से जो पानी टपकता है उसको भी धरती में सोखने के लिए गड्ढा बनाकर भी उसको अवशोषित करके और सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसे कई तरीके होते हैं जिसके द्वारा हम पानी को बचाकर रख सकते हैं। उससे भी ज़्यादा सरल उपाय, हमें पानी का दुरुपयोग नहीं करना है। आप अगर पानी का दुरुपयोग नहीं करेंगे, पानी को वेस्ट नहीं करेंगे, तो सबसे ज़्यादा पानी उसी से बच जाएगा। ना आप नल खोलेंगे, ना आपकी जो टंकी का पानी वो खत्म होगा, ना टंकी में जहाँ से पानी आ रहा है वहाँ से पानी वेस्ट होगा, क्योंकि ये प्रक्रिया तो चलती रहती है। कई बार आपने देखा होगा आपके घर तक जो पानी आता है, मैम मैं तो 1-1 गिलास पानी बचाता हूँ, लेकिन हर व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहा है। हम छोटे छोटे जहाँ पर पानी का वेस्ट करते हैं उसको रोककर उस आदत को बदल कर भी पानी को बचा सकते हैं। पानी बचाना, आप कहीं का भी पानी बचाएं बेटा, चाहे कुएं का बचाएं, ट्यूबवेल का बचाएं, वो सारा पानी वर्षा का ही जल है। क्योंकि सभी जगहों में जो पानी है वो हमें धरती से मिलता है और धरती में पानी वर्षा के थ्रू ही पहुंचता है। तो आप अपनी आदतों को बदलकर भी वर्षा के जल को बचा सकते हैं, है ना। हमने और भी तरीका बताया, तालाब को गहरा कर दीजिए ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय तक पानी रहे। इसके द्वारा भी हम वर्षा के जल को संग्रहित करके रख सकते हैं। ठीक है। तीसरा वाला हमारा वर्क है अपने प्रिय मौसम के बारे में। आपको कौन से ऋतु पसंद है? वर्षा ऋतु पसंद है, शीत ऋतु पसंद है या ग्रीष्म ऋतु पसंद है? क्यों पसंद है वो भी आप बता सकते हैं। तो उसके बारे में भी आपको सिर्फ 5 लाइन्स राइट करनी है। ठीक है। जैसे मुझे गर्मी की ऋतु पसंद है। क्यों पसंद है? ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, मौसम साफ होता है ना, हमें ठंडी चीज़ें खाने को मिलती हैं। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, हम लोग अपने परिवार के साथ में भी समय व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग उस समय अंदर ही होते हैं। ये भी एक फ़ायदा होता है। ग्रीष्म ऋतु में हमें छुट्टियां हो जाती हैं, हम लोग कहीं जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में हम लोग घूमने भी जाते हैं। तो अलग अलग मौसम के अलग अलग फ़ायदे होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कई ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती है जो हमें अन्य ऋतुओं में देखने को नहीं मिलती हैं। तो आप अपनी इमेजिनेशन, अपनी कल्पना शक्ति, अपने ज्ञान के आधार पर अपने इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं और फिर भी यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। तो अगली बार जब हम मिलेंगे बेटा तो हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्न पूर्ण करेंगे और तब तक के लिए आप अपनी इस वर्षा ऋतु के साथ में अपनी छोटी सी नाव को एंजॉय करेंगे। बाय बाय, गुड डे।